दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी संपत्ति के लिए अपने मायके से रिश्ता क्यों तोड़ रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनो जी, मैं पहले से कह देती हूँ, इस बार बड़े दिन की छुट्टियों में मैं मायके जाऊंगी। अब सही आपकी बहन आई या बुआ, मैंने तो फैसला कर लिया। ये क्या बात हुई? हर बार पूरे परिवार को लेकर छुट्टियों में वो यहाँ आती हैं और जरा सा भी मेरा हाथ नहीं बढ़ाती हैं। उनकी वजह से मैं अपने माँ बाप से मिलने नहीं जा पाती और आप है कि एक शब्द नहीं करते। ऐसा श्रवण कुमार बनकर भी क्या पाल होगी। दुखी मन से रेखा सही बढ़ाते हुए अपने पति विजय को कहती हैं। विजय बोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। अब उसे खाना बनाने तो कर नहीं सकता। अब हर लड़की की तरफ छुट्टियों में वह भी तो मायके ही आना चाहेगी। हाँ, गलती उसकी ये है कि अपने साथ वह बुआ जी को भी बुला लेती हैं और तुम्हारा काम बढ़ा देती हैं। रेखा गुस्से में बोली, आप शायद भूल रहे, मैं भी लड़की हूँ और मेरा भी मायका है। अपनी बहन का दर्द तो दिखता है पर मेरे मन का दर्द आपको कभी नहीं दिखता। ये बात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। सच कहते हैं लोग, पति के लिए शायद जितना भी कर लो, आखिरकार वह अपनी माँ बहन का ही होता है। जिस दिन आपकी बहन अपना रंग दिखाएगी उस रोज आपको अपनी बीवी की बात याद आएगी, याद रखना। इतना कहते हुए रेखा चाय बनाना छोड़कर गुस्से में कमरे में चली गई। विजय बोला, अरे चाय तो बना दो। रेखा बोली, अब जब बहन आए तो उसी से चाय बनवा कर पी लेना। तभी उधर से रेखा की सास कमला जी आई और चाय बनाते हुए बोली, बेटा, बहू की बात भी कभी कभी मुझे जायज ही लगती है। बबीता बेटी जब भी आती हैं तुम्हारी बुआ को भी साथ ले आती हैं। मैंने कई बार उसे समझाया है कि बहू का काम बढ़ जाता है, पर वह है कि एक नहीं सुनती। ऊपर से तुम्हारी बुआ जी जब भी आती हैं कुछ ना कुछ लेने के बहाने ही आती हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विजय बोला, माँ, बुरा तो मुझे भी लगता है क्योंकि 2 साल में वो अपने मायके नहीं जा सकी है। हर बार उसका भाई लेने आता और बस बच्चों को भेजकर हमारी खातिर यहीं रुक जाती हैं। ऊपर से बबीता हर बार कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर देती है। कोशिश कीजिएगा उसे समझाने की, ऐसा ना हो कि बार बार की छोटी बहस बड़ा रूप ले ले और रिश्ते खराब कर दे। फिर विजय कमरे में रेखा को मनाने के लिए चला गया। वक्त बीता। एक रोज बबीता ने फोन करके कमला जी को अपने आने की खबर दी तो कमला जी बोली, अगर तुम्हें आना है तो अकेली आना, इस बार बुआ जी को साथ मत लाना। बबीता बोली, माँ, बुआ जी मेरे पक्ष में बोलती हैं, इसलिए आप लोगों को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मैं बुआ जी को लेकर नहीं आऊंगी। विजय के बहुत कहने पर रेखा ने रात में खाना बनाने के लिए काम वाली को रखा। जिस रोज बबीता आई उस रोज रेखा ने सबके लिए खाना बनाया। अगले दिन जब काम वाली आई तो बबीता बोली, क्या बात है भाभी, इतने पैसे हो गए हैं कि खाना बनाने वाली रख लिया और जब मैं कुछ मांगती हूँ तो आप सबके कान खड़े हो जाते हैं। रेखा मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या किया जाए दीदी, अगर बीमार पड़ जाऊंगी तो इससे ज्यादा काम खर्चा बढ़ जाएगा और हमारी इतनी औकात नहीं कि हमेशा के लिए काम वाली को रखे। बस जब तक आप लोग यहाँ रुकेगी तब तक ही रखा है। जहाँ तक देने की बात है, ईश्वर की कृपा से आपको कौन सी कमी है जो हम आपको कुछ देंगे। रेखा के जाते ही बबीता कमला जी से बोली, देखा माँ, कुछ देने के नाम पर कैसे इन्हें मिर्ची लग जाती है। आपको नहीं लगता कि भाभी कुछ ज्यादा ही जवाब देने लगी है? लगता है मेरा यहाँ आना
आता कमला जी बोली, बेटी तो मायके की शोभा होती है, मेहमानों की तरह आई जाए तो किसी भी भाभी को परेशानी नहीं होती। तुम भी हर बार कुछ ना कुछ लेने की बात क्यों करती हो? कभी भाभी की मदद भी कर दिया करो। इतना कहकर कमला जी आराम करने लगी। 1-2 दिन तो बड़ी शांति से बीता, पर रेखा हर वक्त खाने में कुछ न कुछ नुक्स निकालती तो गुस्से में काम वाली ने काम छोड़ दिया। सारा बोझ अकेली रेखा पर आ गया। छुट्टियों में उसका भाई फिर से आया। रेखा की स्थिति को देखकर उसका भाई विजय से बोला, जीजा जी, जिस तरह आपकी बहन आपको प्यारी है, मुझे भी प्यारी है। आशा करूंगा आप इसकी मनोदशा को भी समझने की कोशिश करेंगे। भाई कहकर चला गया। रेखा का चेहरा मुरझा गया, जिसे देखकर विजय भी खुश नहीं था। उस रोज रेखा बहुत दुखी थी तो कमला जी ने बबीता को कहा, बबीता, आज बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो आज का खाना तुम बना लो, इसी बहाने तुम्हारे हाथ का खाना भी हम सक लेंगे। बबीता बोली, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या मायके आकर मैं खाना बनाऊंगी? खुद ही बनाकर खाना होता तो छुट्टियों में कहीं हिल स्टेशन घूमने नहीं चली जाती जो इस घर में रहने आती। कमला जी बोली, तो क्या तुम अपनी माँ और अपने भाई के लिए वक्त वक्त का खाना भी नहीं बना सकती? बबीता ने बातों को घुमाया और बोली, क्या रोज रोज घर का खाना खिलाते हो? एक दिन अपनी बहन को बाहर का खाना नहीं खिला सकते? विजय ने फोन लिया और खाना ऑर्डर करने लगा। इधर बबीता अपनी माँ को उसके कमरे में ले गई। बबीता बोली, माँ, हर बार की तरह इस बार कपड़े और मिठाइयों से अपनी विदाई नहीं करवाऊंगी। कमला जी हैरानी से बबीता की तरफ देखने लगी तो बबीता बोली, माँ, आपके पास कितने जेवर होने चाहिए, मुझे सब मालूम है, क्यों ना आप मेरे हिस्से का मुझे दे देती? मुझे याद है पापा कहते थे मेरा जो कुछ है मेरे बच्चों का है, और बुआ जी तक कहती हैं कि यहाँ की चीजों पर मेरा भी अधिकार है। मैंने सोचा अगर बुआ जी भी हिस्सा लेगी तो मेरा हिस्सा कम पड़ जाएगा, इसलिए तो मैं इस बार उन्हें अपने साथ नहीं लाई। कमला जी आरसी से बेटी की तरफ देखी और बोली, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि तुम हर बार या मुझसे मिलने नहीं बल्कि कुछ ना कुछ लेने के लिए आती हो। तुम्हारी बुआ जी का यहाँ की चीजों में कोई हिस्सा नहीं है, हिस्सा माँ बाप की संपत्ति में होता है और तुम्हारे दादाजी ने पहले ही उन्हें सब कुछ दे दिया है। जहाँ तक बात तुम्हारी है, तुम्हारी शादी में हमने इतना खर्च किया जितना कि तुम्हारे भाई की शादी में भी खर्च नहीं किया, फिर तुम कौन सी हिस्से की बात कर रही हो? बबीता और कमला जी की आवाज इतनी तेज थी कि रेखा और विजय को कमरे से बाहर निकल कर आना पड़ा। बबीता बोली, माँ अकेली नहीं है जो बेटी की शादी में खर्च करती है, हर माँ बाप करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूँ और आप अपना सब कुछ अपनी बहू को दे दे। अपनी सास का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर रेखा बोली, बस कीजिए दीदी, हर बार रिश्तों को बसाने के लिए आपकी बातों का जहर हम शुभ साफ पी लेते थे। माँ अगर बेटी को अपनी तकलीफ नहीं बताती, इसका मतलब ये नहीं कि बेटी एक बार जानने की कोशिश भी ना करे। मम्मी जी ने आपको कभी बताया नहीं, पर अब मैं बताती हूँ। कमला जी बोली, बहू रहने दो, कम से कम तुम ही शुभ हो जाओ। बबीता बोली, नहीं नहीं माँ, ये क्यों शुभ होगी, इन्हें तो लगता है ये घर इनका है। रेखा बोली, देखा मम्मी जी इनकी बात करने का तरीका। दीदी आपको ये बात पता नहीं कि पापा जी ने आपकी शादी में ये घर गिरवी रखा था, वह तो आपके भाई ने एक एक पैसा जोड़कर फिर से वापस इस घर को छुड़वाया है। बबीता बोली, मुझे इस घर से कोई मतलब नहीं, मैं माँ के जेवर की बात कर रही हूँ, उसमें तो मेरा हिस्सा है। कमला जी गुस्से में बोली, तुम्हें जितना देना था मैं जेवर पहले ही दे चुकी हूँ, अब जो भी जेवर है ये बहू के हैं।
बबीता रेखा के कमर से अलमारी की चाबी लेते हुए बोली, मुझे चाबी दीजिए, मुझे देखना है कि लॉकर में कौन से जेवर हैं। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। विजय बोला, बबीता मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि तुम भी बुआ जी की तरह निकली। बुआ जी के इस लालची स्वभाव के कारण पापा कितने दुखी होते थे ये तुम भी जानती हो, और तुमने भी आज वही काम किया। तुमने सिर्फ माँ का मन नहीं बल्कि मेरा भी मन बहुत दुखाया है। रेखा बोली, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसी ननद के लिए इतने दिन अपने मायके जाना गवा दिया जो अपनी माँ की ना हो सकी। कल को अपने भाई और भाभी की क्या होगी। अब नई साल में ये प्रण लेती हूँ कि अब किसी के मनोरंजन के चक्कर में अपने मन की आहुति नहीं चढ़ाऊंगी। कमला जी बोली, हाँ बहू, अगले साल से बड़े दिन की छुट्टी में यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने मायके चली जाना। कम से कम एक माँ तो बेटी के साथ रहने का सुख भोग सके। किसी ने सोचा नहीं होगा कि संपत्ति के लिए कोई बेटी अपने मायके से अपने शब्द ऐसे बिगाड़ सकती है जो कभी कोई भूल नहीं सकता। रेखा गुस्से में बोली, जब मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। जब बेटी से प्यारी बहू लगे तो ऐसा ही होता है। आप अपने बेटी वाले शौक भी बहू से ही पूरे कर कीजिएगा। गुस्से में बबीता अपने कमरे में चली गई और अगले दिन खाली हाथ अपने घर वापस चली गई। एक बार उसने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि उसके ऐसे कदम उठाने से उसकी माँ पर क्या बीतेगी, पर अंत भला तो सब भला।